आज सचमुच बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम लोग जैसा कार्यक्रम शुरू करते हैं उसी तरह मैं कार्यक्रम शुरू करूंगा। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, श्रवण संस्कृति के वाहक, आजीवक और चारवाक, बुद्ध धम्म को विभिन्न विदेशों में और देश में प्रचारित करने वाले सम्राट अशोक और उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, निर्गुण भक्ति और निर्गुण मुक्ति मार्ग के पथ प्रदर्शक संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, संत कबीर, दादू चोखा मेला और आधुनिक भारत में क्रांति की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फूले और दक्षिण में मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले नारायणा गुरु, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक ईवी रामास्वामी नाइकर पेरियार और विश्व विभूति राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहाड़ों में बहुजनों की और मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा और भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाने वाले माता दीन भंगी, बहुजन आंदोलन एवं बहुजनों को मुख्य धारा में लाने वाले पंजाब की जमीन पर जन्मे मान्यवर कांशीराम और महिला शक्ति के रूप में भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले दंपत्ति को आश्रय देने वाली फातिमा शेख, पहली दलित महिला सेनानी उदा देवी पासी और पहली महिला सेनानी बलिदानी झलकारी बाई कोरी, बाबा साहब को बल देने वाली रमाबाई, इन सब को नमन करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वर्तमान समय में बहुजन आंदोलन को बल देने वाली बहन मायावती जी, जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ साथियों, ये मेरा शोध है और शोध के आधार पर ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जो कि बहन जी के मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, जो उनकी आत्मकथा है, जो उनके द्वारा लिखी गई मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, ये भाग 2 में बहन जी ने सत्ता संघर्ष में बीएसपी एवं ऐतिहासिक जीत में मेरा पहला शासनकाल, कम से कम 101 पेज का पूरा दस्तावेज है, उसके आधार पर भी मेरा ये कुछ रिसर्च है। तो सर्वप्रथम हम लोग इन सब महापुरुषों को नमन करते हुए, याद करते हुए, अपनी विरासत को चिन्हित करते हुए साथियों आगे बढ़ते हुए, आज का दिन 3 जून 1995 को हम याद कर रहे हैं और उसके महत्व को समझने के लिए इस इंटरनेशनल मंच का हम प्रयोग कर रहे हैं साथियों। बड़ा हर्ष इस बात का है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जा रहा है। यद्यपि कल बहुत सारे हमारे साथियों ने जो है इस दिन की मुबारकबाद फेसबुक, ट्विटर और अनेक सोशल वेबसाइट्स पर रखी, लेकिन जो वार्तालाप के रूप में, लेक्चर के रूप में, मुझे लगता है कि ये मेरा पहला कार्यक्रम है जिसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं, जिसमें मैं बोल भी रहा हूं। तो साथियों, इसलिए आज जो हम ये समारोह मना रहे हैं 3 जून 1995 को और उसके महत्व को समझने के लिए, तो इसके लिए जो टाइटल रखा गया है वो बहुत माकूल और बहुत ही एप्ट टाइटल है, और ये है कि सामाजिक परिवर्तन द बिगनिंग, या द बिगनिंग और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का आरंभ
ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। और इसलिए हमें इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है साथियों। लेकिन अमर जी, एक बात और बड़ी अच्छी है कि बहन जी ने यद्यपि 3 जून 95 को शपथ तो ग्रहण करी थी, उन्होंने 3 जून 95 को शपथ ग्रहण करी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि 4 जून 1995 को मैंने कार्यभार संभाला। तो आज वास्तविकता में कार्यभार संभालने का समय है, दिन है, और इसलिए यह ऐतिहासिक क्षण है जो बिल्कुल सही समय पर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। बहन जी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा कि सुचेता कृपलानी पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश के सदन में बोल रही थी, और उसके बाद में ऐसी दूसरी मैं प्रथम दलित महिला हूं जिन्होंने ये जो है अपना भाषण मुख्यमंत्री के लिए देना शुरू किया था। तो वहां से हम लोग बात शुरू करते हैं कि आज सब लोग जानते हैं कि 3 जून को देश में आबादी के आधार पर सबसे बड़े प्रांत में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। वो घटना ऐतिहासिक है, ये बात तो जरूरी है, लेकिन इसको बार बार साथियों रेखांकित नहीं किया गया। और मैं इसलिए अमर जी ये इस बात को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी वर्ल्ड वाइड बीएसपी कुलदीप मदेरना जी और राजेंद्र जी वगैरह सबको, कि आप लोगों ने इसको रेखांकित करने का जो काम किया है ये अपने आप में ऐतिहासिक। क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर विचारों को बार बार ना मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं, और जब विचार मरते हैं तो बट नेचुरल इतिहास मर जाता। तो ये इतिहास उस तरह जिस तरह रवा होना चाहिए था, ग्रीस वगैरह लगा करके पहिया रवा हो जाता था, लोगों की जुबान पे 3 जून 95 घूमना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। आज से 27 वर्ष पहले 3 जून 95 को एडवोकेट बहन जी ने, एडवोकेट मायावती जी ने, जिनको हम बहन जी प्यार से कहते हैं, उन्होंने पहली बार एक दलित की बेटी होने के बाद उत्तर प्रदेश, जो कि राष्ट्र की आबादी के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है, ये हमें बार बार सोचना चाहिए कि आबादी के आधार पर सबसे बड़े प्रांत में एक दलित महिला मुख्यमंत्री बन रही है, और हमको कोई फक्र नहीं है, हमें कोई उसको सेलिब्रेट करने की कोई चिंता ही नहीं है। हम केवल अपने ही मस्त में हैं कि मैंने ही क्रांति कर दी और मैं बड़ा सबसे बड़ा क्रांतिकारी हूं, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको हम रेखांकित नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत जरूरी था कि हम 1995 की 3 जून 95 की उस घटना को याद करें। दूसरी बात यहां पर देखिए कि बहन जी ने 3 जून 95 को जब शपथ ग्रहण की तो उस समय उनकी उम्र 39 वर्ष थी। 39 वर्ष 4 महीना और 17 दिन कह सकते हैं। 39 वर्ष 4 महीना और 17 दिन थी, यानी कि 39 वर्ष में बहन जी अपने आप को इस पूरे समाज के परिवर्तन के लिए झोंक देती हैं और अपना सर्वस्व निछावर करते हुए मान्यवर के कहने पर वो ये त्याग करती हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि बहन जी का जो पहली बार कार्यकाल था, यानी कि 3 जून 95 को बहन जी ने पावर ग्रहण किया, और उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 17 अक्टूबर 1995 को इस्तीफा दे दिया। 17 अक्टूबर 1995। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि 4 महीने और 17 दिन, मेरे ख्याल से 14 दिन, 4 महीने और 14 दिन उन्होंने सरकार चलाई। 4.5 महीने में 1 दिन कम। इस जो हम लोग देख रहे हैं कि हमें यह नहीं समझना चाहिए, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि केवल
4.5 महीने की सरकार को हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, हमें उसके समय का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके इस राज्य को 4.5 महीने की सरकार के महत्व को उस पर डिस्कशन करना चाहिए कि आखिर ये परिवर्तन की लहर थी या कुछ और था। अगर हम 4 महीने 14 दिन के शासन के महत्व पर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस पूरे बहुजन समाज को नई दिशा दे सकते हैं। और इसलिए मैं यहां पर जिस तरह बुद्धा ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, अष्टांगिक मार्ग के तहत मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि 4.5 महीने या 4 महीने 14 दिन में क्या क्या स्थापना हुई उसके, और ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना ऐतिहासिक है, उसके 8 कारण मैं गिनाना चाहूंगा। बिना ये 8 कारण जाने हुए हमें ये नहीं पता लगेगा कि वास्तविकता में इस दिन की ऐतिहासिकता क्या है, यह दिन कितना महत्वपूर्ण है। पहला साथियों, सबसे पहला कारण कि 3 जून 95 क्यों महत्वपूर्ण है, यह इस बात को जो कि सदियों से सोच एक स्थापित थी कि नहीं, दलित और पिछड़े तो केवल समाज की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, इनको सेवा करने का ही केवल अधिकार है, यह समाज के अंदर सोच थी। 3 जून 1995 को यह सोच तोड़ दी कि नहीं, दलित बहुजन केवल सेवा के लिए नहीं, राज करने के लिए भी पैदा हुआ है। They are there to govern also. They are not only to serve the masses, but they can govern. और ये धारणा, हुक्मरान बनाने की धारणा बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से शुरू हुई थी। ये पहला कारण है जिसको हमें मानना चाहिए कि 3 जून 95 साथियों कितना महत्वपूर्ण है। सदियों से समाज के अंदर व्याप्त एक सोच कि नहीं, दलित तो यहां पर केवल सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, उसको तोड़ देती है, उसको धूर्धासित कर देती है। साथियों, दूसरा महत्व यह बहुत जरूरी है कि जिस दिन 3 जून 95 से 47 वर्ष, 47 वर्ष पहले 1948 में बाबा साहब अंबेडकर ने एक सपना दिखाया था, और उन्होंने सपना दिखाया था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनैतिक शक्ति वो चाबी है जिससे दलित बहुजन समाज के लोग अपनी उन्नति के सभी ताले खोल सकते हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की and scheduled caste can open the lock of their all-round progress by capturing the political power. यह बात बाबा साहब अंबेडकर ने 25 अप्रैल 1948 को कही थी, और 1948 बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 को लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 5वें राज्य अधिवेशन में यह बात कही थी। और इसलिए मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की उस जनता को, पंजाब में जन्मे मान्यवर कांशीराम को, जिनके नेतृत्व में बाबा साहेब के सपने को पूरा किया। धन्य है उत्तर प्रदेश की धरती जिसने पहली बार बाबा साहब अंबेडकर के सपने को मान्यवर कांशीराम द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से साथियों पूरा किया। और इसलिए 3 जून 95 और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा कारण साथियों कि 3 जून 95 क्यों
क्यों ऐतिहासिक है और इसका महत्व क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अंतिम पायदान पर धकेले गए दलित समाज की दलित महिला, दलितों में भी दलित, उसको पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। ये अपने आप में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस ने राज किया, कभी नहीं किया। उसके बाद भाजपा बहुत सारे राज्यों में आती है, सपा भी आती है, लेकिन किसी ने दलित महिला के बारे में नहीं सोचा। और ये केवल मान्यवर कांशीराम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार बुद्धा ने भिक्षुणी संघ बनाया और वहां पर दलित महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, जिस तरह गुरु रविदास ने मीरा को शिक्षित किया, बाबा साहब अंबेडकर ने शांताबाई दानी को आगे बढ़ाया, ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को आगे बढ़ाया, पेरियार नायडू अम्मा को आगे करते थे, वही कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम भी दलित महिला को आगे बढ़ा रहे थे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। साथियों, चौथा कारण जो कि बहुत ऐतिहासिक है, और वो मान्यवर कांशीराम जब 1984 में 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर ने जब पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उसके तहत उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं। इसके लिए लोग हंसते थे। तो कहीं ना कहीं 3 जून 95 को मान्यवर ने उन नारों को चरितार्थ कर दिया, दिखा दिया कि केवल मेरा हवा हवाई नारा नहीं है, और उनको झूठा साबित कर दिया साथियों। और इसलिए ये एक ऐतिहासिक और घटना हो जाती है। पांचवा साथियों, पांचवा कारण और पांचवा तथ्य कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसमें 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी को एक वोट, राजा का हो चाहे प्रजा का हो, सबका वोट बराबर। इस वोट के माध्यम से अगर इस वोट के मूल्य को समझ लेते हैं तो इसका प्रयोग करके सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। ये भी प्रमाणित कर दिया मान्यवर कांशीराम ने। इसलिए इसका मूल्य 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू को समझाने के लिए 3 जून 95 बहुत ऐतिहासिक घटना है। छठा कारण साथियों, 3 जून 95 का महत्व अगर मान्यवर को हम समझें तो मान्यवर ने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को और विचारधारा सफल हो सकती है, इसको भी प्रमाणित किया। क्योंकि मान्यवर जब महाराष्ट्र में काम कर रहे थे तो मान्यवर बताते हैं कि हमें लोग कहते थे अंबेडकरी विचारधारा चांगली आहे पर सफल हो शकत नाही। लोग महाराष्ट्र के बताते थे कि अंबेडकरी विचारधारा अच्छी तो है लेकिन सफल नहीं हो सकती। और 3 जून 95 को जब मान्यवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश के अंदर पंजाब में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में काम करके बाबा साहब के अंबेडकर के आंदोलन को उत्तर प्रदेश में ला करके ये दिखा दिया कि अंबेडकरी विचारधारा चांगली आहे और सफल हो शकत आहे ऑल्सो, यानी कि अच्छी भी है और सफल भी हो सकती है। आप ये गलत कह रहे हैं साथियों। ये छठा कारण था। सातवां महत्वपूर्ण जो बहुत जरूरी काम है साथियों, वो है 3 जून 95 को बहन जी के साथ मिलकर यह बात प्रमाणित करने की बात की, संगठन बनाकर विचारधारा के आधार पर संवैधानिक मार्ग से राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जो लोग अपना
आंदोलन चलाते हैं, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उन पे वो ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या उसका अभी सबसे बड़ा उदाहरण है। बड़ा उछला, जिग्नेश भिवानी बड़े उछले, लेकिन कहां जाके बैठ गए। और इसलिए उससे पहले भी कुछ लोग जिनका नाम रामराज टाइप का था, वो लोग भी बड़ा उछलते थे और कहां जाके बैठ गए। तो साथियों, इसलिए मान्यवर ने 3 जून 95 की इस घटना से यह भी बात प्रमाणित करी, और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि विचारधारा के आधार पर संगठन बनाकर संवैधानिक मार्ग से सत्ता प्राप्त की जा सकती है। ये नहीं कि आप केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करें और मोछों पर ऐठन लगाएं और आप कहें कि नहीं, मैं आपका सब कुछ जो है परिवर्तन कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए साथियों, मान्यवर ने संवैधानिक आधार पर सत्ता प्राप्त कर ये बताया लोगों को कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे करके हम राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, हम प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और ये बात भी इसलिए ऐतिहासिक हो जाती है। अब आते हैं 8वां कारण, महत्वपूर्ण 8वां कारण। और क्यों महत्वपूर्ण है साथियों, यहां पर मैं मान्यवर का वो नारा सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक उत्थान, ये था नारा मान्यवर कांशीराम का। और उसको पहली बार प्रैक्टिकल शेप दे रहे थे मान्यवर कांशीराम 3 जून 95 को। इसलिए साथियों, ये केवल नारा नहीं था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान केवल नारा नहीं था। लेकिन साथियों, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन जो स्थापित समाज है, स्थापित समाज में लोगों की क्या भूमिका होती है, क्या रोल दिया गया था। जैसे कि दलितों को और पिछड़ों को ऋग्वेद के अंदर केवल सेवा का रोल दिया गया था, उनको कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। अगर वेद सुन ले तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, मंत्रोच्चारण कर दे तो जिह्वा काट ली जाए। ये सब सामाजिक परिवर्तन, ये सब सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था। इस गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था में दलितों को, पिछड़ों को क्या रोल दिया गया था, वो रोल में परिवर्तन हो जाए, वो भूमिका के अंदर जब परिवर्तन होता है तब सामाजिक परिवर्तन होता है। अर्थात रंक राजा बन करके निर्णय और नीति के अंदर, निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग पावर में और पॉलिसी मेकिंग में वो आगे आ सकता है। अगर वो आ सकता है तब तो सामाजिक परिवर्तन होगा। और भूमिका ही नहीं, फिर तो उसके स्टेटस यानी कि उसकी औकात में भी परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग जब मिनिस्टर बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उनके पैर कौन लोग छूते हैं सबको पता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन में केवल रोल ही नहीं परिवर्तित होता है, जो लोग ऑर्डर लेने वाले होते हैं वो नीति निर्णय के अंदर समान आधार पर अपना निर्णय भी देते हैं। ये होता है सामाजिक परिवर्तन। लेकिन साथियों, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ एक नारा और अक्सर लोग देते हैं, वो है समरसता। हमें सामाजिक परिवर्तन और समरसता में अंतर समझना चाहिए। समरसता
वो चीज है जिसमें सामाजिक संरचना वैसी ही बनी रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहे, वैश्य वैश्य रहे, उनके अधिकार उसी तरह सुनिश्चित रहे, वही राजा रहे, वही निर्णय वाले रहे, और अगर कहीं थोड़ा बहुत कुछ रस टपक जाए तो नीचे लोगों को मिल जाए, तो समरसता बनी रहेगी। यानी कि अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, यद्यपि संविधान ने प्रदत्त कर दिए अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो हैं वो बाकायदा उसके अंदर भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेशन हम देंगे। आई विल बी द रूलर, आई विल बी गिविंग यू द ऑर्डर्स, यू हैव टू टेक द ऑर्डर्स, और समरसता बनी रहेगी। लेकिन मान्यवर इससे परिवर्तन चाहते थे, और मान्यवर ने सोशल जस्टिस का भी देखिए नारा नहीं दिया, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के अंदर भी यह दुविधा रहती है कि जो अभी तक सत्ता से वंचित किए गए लोग थे, those who were discarded from the power, they will never get the power, they will get only justice, और सरकार बदलती रहेगी तो जस्टिस कहां जाएगा। और इसलिए मान्यवर ने बाकायदा सोच समझ करके ये नारा बनाया था कि हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए, जिसमें समाज के अंदर सदियों से हटाए गए लोग, दरकिनार किए गए लोग, जो कभी भी हुक्मरान नहीं बन पाए हैं, वो आ करके सेंटर स्टेज में निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर में पार्टिसिपेट कर सके, वो पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने में पार्टिसिपेट कर सके। उनके बगैर प्रोग्राम पॉलिसी नहीं बनेगी, और वो ही संसद में भी बैठेंगे, और वो विधानसभा में भी बैठेंगे, वो पंचायत में भी बैठेंगे, और वही निर्णय लेंगे। ये होता है साथियों सामाजिक परिवर्तन। लेकिन लोग सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं केवल और केवल समरसता, कुछ लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय। इसलिए हमें जो है ये बात समझनी चाहिए। अब सर आते हैं हम लोग कि मान्यवर कांशीराम ने जो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान, इसकी नींव कैसे रखी, और इसलिए 3 जून 1995 का महत्व और बढ़ जाता है। जो आपका शीर्षक है कि सामाजिक परिवर्तन एक शुरुआत, द न्यू बिगिनिंग, ये एक नई शुरुआत थी। यद्यपि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में हमारे अधिकार प्रदत्त कर दिए गए थे, उन्होंने अधिकार दे दिए गए थे, उन्होंने राजनीतिक दल भी बना दिया था, लेकिन उसको जमीन पर उतारना भी जरूरी था। इसलिए साथियों मान्यवर कांशीराम ने बहन जी के माध्यम से जो कार्य किए, मैं ज्यादा बड़ा ना करते हुए यहां पर केवल आपको इस 3 जून 95 की सरकार के दौरान जो 10 बड़े कार्य हुए हैं उनको रेखांकित करना चाहूंगा। और उनको रेखांकित करते हुए ये बात स्वतः प्रमाणित हो जाती है कि ये सचमुच सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम था, जिसको बाद में बहुजन समाज की पार्टी ने बहन जी के माध्यम से अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी 5 वर्ष की सरकारों के अंदर उसी काम को आगे बढ़ाया। और इसलिए 3 जून 95 की इस नींव को याद करना बहुत जरूरी है। साथियों पहला काम जो कि 26 जुलाई 1995 को पूरा शुरुआत करते हैं, वो था परिवर्तन चौक की स्थापना। 26 जुलाई 1995 उसका उद्घाटन हुआ, और परिवर्तन चौक की स्थापना को मान्यवर कांशीराम ने अपने भाषण में बताया कि यह परिवर्तन चौक मैंने क्यों बनवाया है। मान्यवर ने कहा कि मैंने जो नारा दिया था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान, वो केवल एक नारा था, वो हवा में उड़ने वाला एक नारा था, लेकिन उस हवा में उड़ने वाले नारे को मैंने भौतिक रूप, प्रैक्टिकल शेप दिया है।
और इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा कि आज से सामाजिक परिवर्तन का आरंभ हो गया है। और इसलिए साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण और इसके महत्व को समझना चाहिए कि आखिर वो सामाजिक परिवर्तन जो मान्यवर कांशीराम ने किया था, उसको हम क्या सचमुच आत्मसात करके चल रहे हैं या उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर हम देख नहीं पा रहे हैं तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के पार्क के सामने जाकर के हमें सामाजिक परिवर्तन देखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मान्यवर कांशीराम ने 95 में 27 साल पहले कर दिया था और लोग अभी यूं दिखाते हैं कि वो परिवर्तन कर देंगे। अरे भाई, कुछ तो समझो। दूसरा कार्यक्रम जो मान्यवर कांशीराम ने बहन जी के माध्यम से देखा साथियों, वो था अंबेडकर ग्राम योजना। और इसको बहन जी ने अपने अभिभाषण में, अपनी जो बहन जी की आत्मकथा है मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, इसके अंदर बहन जी ने बाकायदा इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया है कि मैंने अंबेडकर ग्राम योजना स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से एकीकृत विकास योजना के लिए शुरू करी है। साथियों, ये जरूरी है हमें समझना कि अंबेडकर ग्राम योजना का महत्व क्यों बढ़ जाता है। इसको लोग समझते नहीं है, क्योंकि लगता है उनको कि अरे अंबेडकर ग्राम बन गया तो बस बन गया, लेकिन उसके पीछे कोई सोच नहीं थी। लेकिन सोच थी। पहले जो दलित समाज के मजरे बोले जाते थे, गांव में मजरे होते हैं, उनको पहले दलित बस्ती या चमरोटी के नाम से या उनकी जात के नाम से घोषित कर दिया जाता और उससे लोग बड़ा ही हतोत्साहित महसूस करते थे। उनका जो इंथुजियाज्म होता था वो टूट जाता था, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी वो टूट जाती थी। लेकिन जैसे ही उनके मजरों को, उनके गांव को नाम मिला अंबेडकर ग्राम, उनके मनोबल में विकास हुआ साथियों। उनकी छवि सकारात्मक हो गई, पॉजिटिव हो गई और उसके अंदर जो सेवाएं दी गई, उसके अंदर जो स्कूल खोले गए, स्कूल में आपको पता है कि वोट भी पड़ते हैं और उस वजह से जा करके बहुजन समाज के लोगों ने वहां पर वोट भी डालना शुरू कर दिया। लिंक रोड भी मिली, पीने का पानी भी मिला, एएनएम भी मिली और तो और साथियों वहां पर हैंड पाइप के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पोल भी आ गया। पहले वहां पर पोल तो लग जाता था, करंट नहीं आता था, हैंड पाइप लग जाता था, लेकिन पानी नहीं आता था और लिंक रोड तो वहां तक आते आते खत्म हो जाती थी। लेकिन उसके बाद वहां शुरू हो गया और वहां पर एएनएम भी जाने लगी और एएनएम अपना बाकायदा काम करने लगी। तो एकीकृत ग्राम विकास योजना के तहत बहुजनों को अस्मिता ही नहीं मिली, बल्कि वहां पर विकास का उन्होंने चेहरा भी देखा। इसलिए यह सामाजिक परिवर्तन का दूसरा कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम अंबेडकर यूनिवर्सिटी को 270 एकड़ जमीन देना। आपको पता है कि लखनऊ के अंदर अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी थी वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी थी और उसको केवल 8 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। मान्यवर ने 3 जून 95 को शपथ लेने के बाद बहन जी के साथ बाकायदा वहां का भ्रमण किया कि भाई यहाँ क्या है, जरा राजीव गांधी जो बनवा रहे थे, कौन सी यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जरा देखा जाए। तो उन्होंने जब यूनिवर्सिटी देखी तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी घास थी और एक पुतला बाबा साहब का लगा हुआ था, मूर्ति लगी हुई थी लंबी सी, और सब तरफ भैंसे चर रही थी। मान्यवर ने कहा ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो भैंसों की यूनिवर्सिटी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई यूनिवर्सिटी हुई नहीं। लेकिन तभी मान्यवर ने सर उठा के देखा तो दूसरी तरफ बहुत जगमगाती हुई बिल्डिंग थी, बड़ी लाइट जल रही थी। तो मान्यवर ने कहा भाई ये क्या है, जो उधर तो बड़ा जगमगाहट है और बाबा साहब की तरफ बड़ा अंधेरा है, क्या है? तो लोगों ने बताया साहब ये राजीव गांधी के भाई के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर एक बहुत बड़ा अस्पताल है, SGPGI, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट।
तो मान्यवर ने कहा अच्छा ये तो बहुत जगमगा रहा है, इसकी कितनी जमीन है? तो उन्होंने कहा साहब ये 270 एकड़ में बना हुआ है। तो बहन मान्यवर ने साहब बहन जी से कहा कि भाई मायावती जी अब आप तो चीफ मिनिस्टर हो गई हैं, बाबा साहब के नाम भी 270 एकड़ जमीन दे दीजिए, आपको क्या परेशानी है? तो उसी समय 270 एकड़ जमीन बाकायदा आवंटित की गई और धीरे धीरे उसका अधिग्रहण, और बहन जी ने अपने भाषण में जो उन्होंने दिया था पहला अपना भाषण, बजट भाषण उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, इस भाषण में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये जमीन अधिग्रहित करा दी। चौथा कार्यक्रम साथियों जो बहुत जरूरी है और वो था कि 1,45,000 गुंडों को जेल भेजना। बहन जी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल के 4.5 महीने के कार्यकाल के अंदर, और ये साथियों ये बात मान्यवर ने, ये बात जो मैं बता रहा हूं कि बहन जी ने 1,45,000 गुंडों को जेल में भेजा, ये बात मान्यवर कांशीराम ने बहन जी पर एक किताब लिखी थी आयरन लेडी, उसके फॉरवर्ड में मान्यवर कांशीराम ने लिखा है कि मायावती हैज प्रूव्ड टू बी एन आयरन लेडी बिकॉज शी हैज पुट 1,45,000 राउडीज एंड गुंडास बिहाइंड द बार्स। और बहन जी ने कहा कि अभिभाषण में कहा कि यह जरूरी था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले गरीब लोग होते हैं, क्योंकि गरीबों को लोग रेडी पट्टी नहीं लगाने देते, और जब ज्यादा कम्युनल टेंशन होता है तो उसमें अकलियत समाज के लोग परेशान होते हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब लोग परेशान होते हैं। और इसलिए बहन जी ने ये कहा अपने अभिभाषण में कि मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इज माय प्राइम ड्यूटी। और अगर मैं उत्तर प्रदेश जो कि उस समय आबादी के आधार पर 16 करोड़ लोगों का रखता था, उसमें अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर दूंगी तो गरीबों के बड़ा उत्थान हो जाएगा। इसलिए साथियों ये चौथा कार्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि बहन जी ने बाकायदा करके दिखाया। उसके बाद पांचवा कार्यक्रम, बहन जी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय 3,149 प्राथमिक विद्यालय और 741 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये बहन जी ने डिक्लेयर किया। लोग कहते हैं केवल पार्क बना रहे थे, लेकिन बहन जी ने डिक्लेयर किया 3,149। और इतना ही नहीं साथियों, इसी से जुड़ा हुआ है कि इसमें जो प्राथमिक विद्यालय 3,149 प्राथमिक विद्यालय थे, उसमें से 577 प्राथमिक विद्यालय व 144 उच्चतम प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम बाहुल एरिया के अंदर खोले जाएंगे। यह निर्णय था बहन जी का। इसके साथ साथ उर्दू भाषा का विकास, जो छठा मैं बता रहा हूं आपको, उर्दू भाषा का विकास, और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों का जाति प्रमाण पत्र उनको नहीं मिलता था। जाति प्रमाण पत्र मिलने में जो अल्पसंख्यक के पिछड़े लोग थे उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, एक माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री बनेगी और माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री के अंदर बाकायदा ये देखा जाएगा कि उर्दू भाषा का विकास हो, अल्पसंख्यकों को जो है बाकायदा उनके प्रमाण पत्र मिले और उनकी शिक्षा का भी विकास हो। वक्फ बोर्ड की जमीन बाकायदा जो है उसकी भी सुरक्षा की जा सके। साथियों, आठवां काम जो बहन जी ने किया वो था 3 दिवसीय
छत्रपति साहू जी महाराज मेला उद्घाटन किया। 3 दिवसीय छत्रपति साहू जी महाराज मेला। और बहन जी ने अपने अभिभाषण में लिखा कि इस मेले के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का संदेश केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में भेजने का काम किया जाएगा। अब साथियों, ये जो कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, ये सब के सब काम सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। आर्थिक उत्थान का जो कार्यक्रम था, आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम बहन जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम और 2 लाख एकड़ जमीन बंटवाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करवाने का कार्यक्रम किया। अगर जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है कि अगर 1 कट्ठा भी उनके पास जमीन है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है, तो वो लोग कम से कम 6 महीने का गल्ला तो उगा सकते हैं और वो अपना मेहनत मशक्कत करके अपने जीवन भरण का काम कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसलिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम शुरू हुआ। यहां तक कि बहन जी ने कहा कि डीजल का कार्यक्रम, डीजल बिकने का कार्यक्रम जो कृषि समाज के लोग हैं उनके लिए और गन्ने का मूल्य दुगना करने के लिए भी उन्होंने पहले ही अपने 3 जून 95 के इस कार्यक्रम में शुरू कर दिया था। ये नवा कार्यक्रम जिसे कहना चाहिए हम देख सकते हैं। 10वां कार्यक्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो है आपको पता, वो कार्यक्रम था कि 1995 में भी बीएसपी की 4.5 महीने की अल्पसंख्यक की सरकार में उस समय भी काशी और मथुरा का बाकायदा उन्होंने जो है एक नई परिपाटी का चलन करने की कोशिश किया कि उसके अंदर कार सेवा की जाएगी। बहन जी ने उसको और मान्यवर कांशीराम के बाकायदा इस पूरे के पूरे स्लोगन से कि नहीं भाई कोई नई परिपाटी नहीं पड़ने दी जाएगी, और उसकी घेरेबंदी करवाने के कारण वो सरकार गिर गई। और बहन जी ने जो है 17 अक्टूबर 1995 को नई परिपाटी न पड़ने के कारण, लोग चाहते थे कि वो काशी और मथुरा के अंदर नई कार सेवा कर दें। बहन जी के मना करने के बाद भाजपा ने बाकायदा वो उनसे समर्थन वापस ले लिया। लेकिन साथियों, यहां पर बहुत बड़ी बात यह है कि मान्यवर कहते थे पावर इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं है। पावर इज नॉट एंड इन इटसेल्फ, पावर इज a means to an end, and means to end is social transformation. सत्ता हमको इसलिए लानी है कि हम परिवर्तन कर सकें, ये नहीं कि हम सत्ता का स्वाद चखें और बैठे रहें। अगर बहुजन समाज पार्टी 3 जून 95 वाली सरकार को बचाना चाहती तो कुछ भी करवा सकती थी, वो कुछ भी करते रहते और बहन जी बाकायदा चीफ मिनिस्टर बनी रहती। लेकिन नहीं साथियों, इस बात को हमें बड़ी ऐतिहासिकता के साथ समझना चाहिए कि बहन जी ने अपनी सरकार को किस वजह से छोड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सत्ता को इसलिए त्याग दिया कि वह अक़लियत समाज के साथ कोई गलत बात नहीं होने देना चाहती थी। There should not be anything wrong done to the minority communities, and therefore उन्होंने रिजाइन कर दिया और बाकायदा 17 अक्टूबर 1995 को अपना इस्तीफा जा करके गवर्नर को सौंप दिया।
इस प्रकार साथियों 3 जून 95 को जो सामाजिक परिवर्तन का आगाज हुआ था उस पे कहीं ना कहीं एक कॉमा लग गया, फुल स्टॉप नहीं लगा, क्योंकि तुरंत बहन जी ने अपना दूसरा कार्यकाल भी शुरू कर दिया। आपको पता होगा कि बहन जी का दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 को शुरू हुआ और 6 महीने की सरकार 21 सितंबर तक चली, जनवरी फरवरी 21 सितंबर तक चली 1997 तक, और फिर से एक बार उन्होंने वहां पर कॉमा लगा दिया, क्योंकि फिर से वो आगे तीसरी भी सरकार बना रही थी साथियों। तो इसलिए मेरा साथियों निवेदन यह है कि जनता को जो ऐतिहासिक परिवर्तन का आरंभ हुआ था उससे रूबरू होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अमर जी कि अगर हम इतिहास को जानेंगे नहीं तो हम इतिहास को बनाएंगे कैसे, और अगर हम बनाएंगे नहीं तो इतिहास को जो स्थापित हो रहा है गलत हो रहा है तो उसको बदलेंगे कैसे। और हम लोग बार बार यही कहते हैं कि अगर विचारों को बार बार ना माना जाए तो विचार मर जाते हैं, विचार मरते हैं तो विचारक मर जाते हैं, और जब विचारक मरते हैं तो हमारा इतिहास मर जाता है, और इतिहास जब मरता है तो समाज का मनोबल टूट जाता है। तो आज 3 जून 95 की इस परिघटना जो कि परिवर्तन का आरंभ है, न्यू बिगिनिंग ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इतने ही शब्दों में समझा जाए तो मुझे लगता है कि हमें बड़ा उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हमको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हमारे आंदोलन ने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ अर्जित करना बाकी है। लेकिन वो तभी अर्जित हो सकता है जब हम एक विचारधारा के तहत एक संगठन के तले एक साथ आकर के हम संवैधानिक आधार पर अपने अधिकारों को लेंगे, तब कहीं जाकर के हमारा आंदोलन अगर मजबूत होगा तो हमारा जो राजनीति मजबूत होगी तो हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। तो हमें राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी अपने आंदोलन को मजबूत करना है और इस सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।